नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। अपनी व्यवस्थित स्थिति में वापस आने के साथ वर्चुअल डिजिटल एसेट फिर से अपनी स्थिरता हासिल कर रहे हैं। किसी भी बड़े प्रोटोकॉल में उत्साह का कोई संकेत नहीं है, जबकि मार्केट पिछले 24 घंटों में स्थिर बना हुआ है। बिटकॉइन मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी पिछले दिन भारी उतार चढ़ाव वाले सेशन का अनुभव करने के बाद हाल ही में 0.23% बढ़कर $61,422 पर ट्रेड कर रही थी। 15 मिनट की अवधि के भीतर बिटकॉइन तेजी से $64,000 से $58,800 तक पहुंच गया। ये कदम परपेचुअल ट्रेड में लिक्विडेशन प्रेशर के कारण शुरू हुआ था। स्विस आधारित डेटा ट्रैक किए गए एक प्लेटफॉर्म लिविटास के अनुसार पिछले 24 घंटों में $374 बिलियन मूल्य के क्रिप्टो फ्यूचर्स, परपेचुअल फ्यूचर्स और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स में बदलाव हुआ है। ये नवंबर 2021 के बाद से एक दिन की सबसे बड़ी संख्या है। ये जानना आवश्यक है कि हालांकि ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स भारी मांग में हैं, लेकिन वे लिक्विडेशन प्रेशर से बड़े मूल्य परिवर्तन के लिए अति संवेदनशील हैं और इसीलिए एक जोखिम भरा प्रस्ताव है। बिटकॉइन माइनिंग कंपनीज ने इस अवसर का उपयोग अपने इन्वेंटरीज को कम करने के लिए किया है। ग्लासनोड द्वारा ट्रैक किए गए डेटा के अनुसार साल की शुरुआत के बाद से माइनस से जुड़े वॉलेट्स में रखे गए BTC की अनुमानित संख्या 8,426 BTC गिरकर 1,812 BTC हो गई है। ब्रॉडर वीडियो मार्केट्स में ट्रेडिंग एक्टिविटी सिलेक्टिव बाइंग से शांत हो गई थी। इथेरियम दूसरी सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एसेट में 1.8% कम होकर $3,371 पर ट्रेड कर रहा था। टोकन पिछले सेशन में ऊपर गए $3,500 के स्तर को बनाए रखने में विफल रहा। अन्य बड़े टोकन जैसे सोलाना का नेटिव टोकन, कार्डानो का ADA, XRP, डोजकॉइन और अन्य सकारात्मक क्षेत्र में ट्रेड कर रहे हैं। पिछले 24 घंटों में वैश्विक क्रिप्टो मार्केट कैप 0.12% घटकर $2.28 ट्रिलियन हो गई है। इसके साथ ही कुल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 14.5% कम होकर $152.6 बिलियन हो गया है। DeFi में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $10.8 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स $138.6 बिलियन है, जो कुल क्रिप्टो मार्केट के 24 आवर के वॉल्यूम का क्रमश 7.1% और 90.8% का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 53.08% है, जो दिन के दौरान 0.08% कम है। टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर IC15 इंडेक्स 0.14% बढ़कर 77,901 पर पहुंच गया है। इस बीच बिटकॉइन के $60,000 क्षेत्र में प्रवेश करने से कई ऑपरेटर्स के बीच डेरिवेटिव कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स जमा करने की होड़ मच गई है, जिससे फियर ऑफ मिसिंग आउट रैली हुई है। इस हफ्ते बिटकॉइन की कीमतें लगभग 20% बढ़ी है और इन्वेस्टर्स द्वारा स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का पीछा करने के कारण इसके सर्वकालीन उच्च स्तर पर पार करने का संभावना है, जिसने आधिकारिक तौर पर इंस्टीट्यूशंस को उभरते क्षेत्र में शामिल कर लिया है। आर्बिट्रम ने कोरियन डेवलपर्स के लिए भाषा और सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करते हुए कोरियन मार्केट में एक डेवलपमेंट इकोसिस्टम बनाने में मदद करने के लिए रिसर्च कंटेंट और डेवलपमेंट गाइड्स वितरित करने की योजना बनाई है। साझेदारी का उद्देश्य कोरियन मार्केट में आर्बिट्रम की उपस्थिति का विस्तार करना है, जिससे कोरियन डेवलपर्स और कंपनियों के लिए एक सीमलेस डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रदान किया जा सके। आर्बिट्रम को टोटल लॉक्ड वैल्यू में सबसे एक्सटेंसिव लेयर 2 सॉल्यूशन माना जाता है, जिसमें साल की शुरुआत के बाद से महत्वपूर्ण पॉजिटिव नेट एसेट इनफ्लोज $14 बिलियन से अधिक हो गए हैं। क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में साउथ कोरिया का प्रभाव बढ़ रहा है। दिसंबर में साउथ कोरियन वॉन ने अमेरिकी डॉलर को पीछे छोड़ दिया है। पिछले 24 घंटों में सोलाना इकोसिस्टम टोकन के मार्केट कैप में 5.6% की वृद्धि देखी गई है, जो लगभग $2.33 ट्रिलियन है, जिसमें बॉन्ग और एनालोस जैसे ब्लॉकचेन टोकन की कीमत में 40% से अधिक की बढ़ोतरी देखी गई है। 24 घंटे के ट्रेडिंग वॉल्यूम में 105% की वृद्धि के साथ मार्केट कैप लगभग 8% बढ़कर $190 बिलियन हो गई है। सोलाना के लिए DeFi टोटल वैल्यू लॉक्ड में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो पिछले 7 दिनों में 15% और पिछले महीने में 34% बढ़कर $2.4 बिलियन हो गई है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में हालिया उछाल के कारण डोजकॉइन और बॉन्ग जैसे मीम कॉइन्स ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। डोज का ओपन इंटरेस्ट रिकॉर्ड $1 बिलियन तक पहुंच गया है, जो मार्केट में कैपिटल के नए इन्फ्लक्स का संकेत देता है। बिटकॉइन की हाल ही में $59,000 से $63,000 से अधिक की वृद्धि के कारण डोज की कीमत में 40% तक की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कॉइन ग्लास डेटा से पता चलता है कि 28 फरवरी के बाद से डोज परपेचुअल फ्यूचर्स के लिए अस्थिर स्थिति में 54% से अधिक की वृद्धि हुई है, जो $1 बिलियन के सर्वकालीन उच्च स्तर पर पहुंच गई है। हालांकि क्रिप्टोकॉन्ट ने चेतावनी दी है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ओवरबॉट स्तर पर पहुंच गया है, जिससे संभावित रूप से डोज के लिए अल्पकालिक रूप में गिरावट आ सकती है। डोजकॉइन के फंडामेंटल डेवलपमेंट में कोर वर्जन 1.14.7 की रिलीज, सिक्योरिटी फोकस और डोजकॉइन ब्लॉकचेन और ऑर्डिनल्स प्रोटोकॉल को शामिल करना शामिल है।
सऊदी अरब के ब्लॉकचेन एनेबल्ड इंश्योरटेक प्लेटफॉर्म टेकाडाओ ने मीट द ड्रेपर सेशंस 6 में $500,000 की फंडिंग जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया है। प्लेटफॉर्म को जनवरी 2024 में कार्डानो एक्सेलरेटर एडावर्स से फंडिंग प्राप्त हुई है, जो वेब3 सॉल्यूशंस को बढ़ाने पर केंद्रित थी। एडावर्स केएसए में वेब3 और ब्लॉकचेन के शुरुआती चरण के निवेश में विशेषज्ञता वाला पहला प्री सीड राउंड है। अक्टूबर 2023 में टेकाडाओ ने BIM कोर विजन वेंचर्स और प्रिंस सुल्तान बिन अहमद बिन सलमान अल सऊद सहित अन्य निवेशकों के साथ ड्रेपर एसोसिएट्स के नेतृत्व में प्री सीड राउंड में $1.6 मिलियन जुटाए हैं। यूएई स्थित निवेशक डेस एक्स कैपिटल डिजिटल एसेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर हेवन को खरीदने और रिचर्ड क्रुक को नए CEO के रूप में नियुक्त करने पर सहमत हो गए हैं। ये सौदा डेस एक्स कैपिटल को बिजनेस को रिकैपिटलाइज और रीइन्विगोरेट करने, मिडिल ईस्ट में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने और वैश्विक विकास को सक्षम करने की अनुमति देगा। क्रुक, जिनके पास डिजिटल संपत्ति और निवेश बैंकिंग में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है, को अंतरिम CEO के रूप में नियुक्त किया जाएगा। हेवन के बोर्ड सदस्य और सह संस्थापक अहमद इस्माइल ने दिसंबर 2023 में एक नए CEO की घोषणा की। डेस एक्स कैपिटल के CEO टिम ग्रांट ने एक लोकतांत्रिक वित्तीय प्रणाली के लिए अपने अभिनव दृष्टिकोण और संस्थागत ग्राहकों को महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करने की प्रतिबद्धता के लिए हेवन की प्रशंसा की। सिग्नम बैंक, हैमिल्टन लेन और एपिक्स ग्रुप ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके विविध निवेशकों के लिए ग्लोबल प्राइवेट मार्केट एक्सेस का विस्तार करने के लिए सहयोग कर रहे हैं। नया DLT रजिस्टर्ड शेयर क्लास ट्रेडिशनल फंड मैनेजमेंट कार्यों को ऑटोमेट और इंटीग्रेट करता है, जिससे एक्सेसिबिलिटी और एफिशिएंसी बढ़ती है। इस नए शेयर क्लास को पेश करने वाला पहला फंड हैमिल्टन लेन का GPA फंड है, जिसकी एनुअल एवरेज परफॉर्मेंस ग्रोथ 14.6% है और 2019 के बाद से MSCI वर्ल्ड नेट टोटल रिटर्न इंडेक्स को 4.44% से बेहतर प्रदर्शन किया है। DLT रजिस्टर्ड शेयर विशेष रूप से सिग्नम के प्रोफेशनल, इंस्टीट्यूशनल और कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को उपलब्ध होंगे। हांगकांग ने 29 फरवरी से क्रिप्टो एक्सचेंजेस से लाइसेंस आवेदन स्वीकार करना बंद कर दिया है और जल्द ही सभी नॉन कंप्लायंट वाले ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को 31 मई 2024 तक अपने स्थानीय व्यवसाय को बंद करने की आवश्यकता होगी। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने एक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि सभी क्रिप्टो एक्सचेंज जो हांगकांग में लाइसेंस आवेदन दाखिल करने में विफल रहे हैं, उसे 31 मई 2024 तक कारोबार बंद करना होगा। रेगुलेटर को 22 क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से लाइसेंस आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 4 एक्सचेंज शामिल हैं जिन्होंने SFC के पिछले ऑप्ट इन रजीम के तहत आवेदन किया था। SFC सार्वजनिक रूप से क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स की एक सूची भी बनाए रखेगा, जिन्हें नागरिकों को संबंधित जोखिमों के बारे में सूचित करने के लिए अंततः कानून द्वारा बंद करने की आवश्यकता होगी। प्रमुख क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस ने एक तकनीकी गड़बड़ी का अनुभव किया, जिसके कारण बिटकॉइन की कीमत लगभग $64,000 तक पहुंचने के बाद उपयोगकर्ताओं को शून्य बैलेंस देखने को मिला। रीट्रेसिंग से पहले कीमत कुछ समय के लिए $64,000 के करीब पहुंचने के बाद इस मुद्दे को ट्रैफिक में वृद्धि के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। कॉइनबेस ने पुष्टि की कि उपयोगकर्ता फंड सुरक्षित थे और ये रुकावट लार्ज सर्ज ऑफ ट्रैफिक का परिणाम थी। क्रिप्टो समुदाय ने बताया कि बिटकॉइन मूल्य वृद्धि के दौरान कॉइनबेस ने हमेशा रुकावटों का अनुभव किया है और अप्रैल 2024 में आगामी बिटकॉइन हार्विंग इवेंट के साथ BTC के लिए मूल्य पूर्वानुमान हटा दिए गए हैं। नाइजीरिया के सेंट्रल बैंक के गवर्नर ओलायेमी कार्डोसो ने एक प्रमुख क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस नाइजीरिया के माध्यम से अनट्रेसेबल फंड्स के इन्फ्लक्स के बारे में चिंता जताई है। ये फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस और अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और अवैध वित्तीय गतिविधियों पर अंकुश लगाने के देश के संघर्ष के बीच आया है। सेंट्रल बैंक बाइनेंस नाइजीरिया और अन्य संस्थाओं के माध्यम से फंड के फ्लो की जांच करने के लिए सरकारी एजेंसियों और लॉ एनफोर्समेंट बॉडीज के साथ सहयोग कर रहा है। बाइनेंस सहित कुछ क्रिप्टो एक्सचेंज तक पहुंच को स्थानीय स्तर पर अवरुद्ध कर दिया गया है, जो नाइजीरिया अधिकारियों के सक्रिय रुख का संकेत देता है। बाइनेंस और बाइनेंस नाइजीरिया लिमिटेड से जुड़ी कानूनी चिंताओं को दूर करना एक प्रमुख प्राथमिकता है, क्योंकि नाइजीरिया अधिकारी क्रिप्टो इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के अपने प्रयासों को तेज कर रहे हैं। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.2TV और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3watchtv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।